नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के पाषाण काल के टॉपिक को, और इस पाषाण काल के टॉपिक में ही हम लोग देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आता है। तो इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रागैतिहासिक काल पे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। तो उस वीडियो में हम लोगों ने पूरा आदि मानव से लेके आधुनिक मानव तक का डिस्कस किया है। तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके एक बार देख लीजिए। और आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे पाषाण काल से। उससे पहले हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास में के को 3 कालखंडों में बांटकर देखा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि इस कालखंड में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि इसमें लिपि से इसमें भी परिचित तो थे, पर इस लिपि को अभी तक आधुनिक मानव पढ़ नहीं पाया है। और ऐतिहासिक काल में क्या है कि मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वो पढ़ी भी जा सकती है उस समय की लिपि। तो ऐसे इतिहास को ऐतिहासिक काल में रखा गया, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल पे, जो यहाँ आप लोग देख रहे हैं टॉपिक पाषाण काल, जिसकी कालखंड देख रहे हैं 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसी के बीच में हम लोग एक ताम्र पाषाण काल भी देखेंगे, जिसकी कालखंड 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखेंगे पाषाण काल के आगे 3 कालखंडों में बांटकर देखा जाता है। पूरा पाषाण काल जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल जो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है, और नव पाषाण काल जो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इसी पूरा पाषाण काल में हम लोग आगे इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो आइए चलिए पहले हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है रहा प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। यहाँ अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्र काल। तो यहाँ पे पाषाण काल की हम लोग बात करें तो 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को पाषाण काल कहा जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल है। तो ठीक है, तो आइए चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को नेक्स्ट 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है, इसको नाम दिया गया है निम्न पूरा पाषाण काल, जिसकी अवधि हम लोग यहाँ देख रहे हैं 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल देख रहे हैं, जिसके काल अवधि 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जाती है। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, उसके बाद नव पाषाण काल आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व के बाद 10,000 से 4,000 और 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में यहाँ पे थे हम लोग निम्न पूरा पाषाण। यहाँ पे यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। तो पूरा पाषाण काल क्या है? इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है, और इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो इस समय के जो मानव है इसी को आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। शिकार करके वो भोजन का संग्रह करते थे। तो इस समय का मानव क्या थे? शिकार करके अपने भोजन का संग्रह करते थे और उसी को खाते पीते थे और उसी को इकट्ठा करके रखे रहते थे।
इस समय का मानव खाना बदोश था। खाना बदोश यहाँ कहने का मतलब है कि घुमंतु था, बंजारा था, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने मूव करते रहते थे, तो उन्हीं को खाना बदोश कहते हैं। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। और होमो इरेक्टस, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बताया था कि होमो इरेक्टस क्या है। होमो इरेक्टस ने ही अग्नि का आविष्कार किया और यही लोग मृतक संस्कार भी करते हैं। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया, वो भी भीमबेटका की गुफाओं से हमको इसकी शैल चित्रकारी देखने को मिलती है। ये यहाँ पे इमेज आप लोग देख सकते हैं, जो ये पत्थर गुफा भीमबेटका की गुफाओं में ये पत्थरों के ऊपर चित्रकारी की गई है। तो ये पूरा पाषाण काल के कुछ तथ्य थे। अब हम लोग आगे आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल की हम लोग यहाँ पे बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल का कालखंड देख रहे हैं 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें हथियार कौन कौन से हैं और ये हथियार कहाँ कहाँ से पाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हथियार पाए गए हैं चापर, चाबिंग, पेबुल। चापर, चाबिंग, पेबुल नाम के ये आप लोग देख रहे होंगे हथियार है यहाँ पे इमेज में। तो ये हथियार वहाँ से पाए गए हैं, इनका नामकरण चापर, चाबिंग, पेबुल रखा गया है। और ये सोहन नदी घाटी, ये देख रहे हैं आप लोग, सोहन नदी घाटी जो पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में चौंतरा नामक स्थान पे सोहन नदी घाटी में इस चापर, चाबिंग, पेबुल को पाया गया है और उत्खननों में। आगे नेक्स्ट चंबल नदी घाटी से यहाँ पे पाया गया है राजस्थान में, नर्मदा घाटी से पाया गया है मध्य प्रदेश में जो है, और बेलन घाटी, मिर्जापुर, रीवा और इलाहाबाद के क्षेत्र से भी निम्न पूरा पाषाण काल के औजार पाए गए हैं। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मध्य पूरा पाषाण काल। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल में यहाँ पे 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक हथियार यहाँ पे वही है, चापर, चाबिंग, पेबुल ही है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, चापर, चाबिंग, पेबुल ही है। लेकिन ये कोर टूल, ये उपकरण जो है कोर टूल हो गए हैं, यानी फलक प्रधान। अब थोड़ा ये धारदार बनने लगे हैं। और ये क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर होता है, क्वार्टजाइट पत्थर उस समय के, तो मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर के सूक्ष्म और फलक प्रधान धारदार हथियार बनने आरंभ हो गए। यहाँ अब इनके ये हथियार कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वाराणसी में एक जगह का नाम है चकिया, वहाँ से ये प्राप्त होता है। यानी मध्य पूरा पाषाण काल में 4 स्थानों से ये हथियार प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ से, तो चकिया के वाराणसी से, चकिया स्थान से, सिंगरौली बेसिन यानी मिर्जापुर से, और बेलन घाटी मिर्जापुर, रीवा, इलाहाबाद से, और भीमबेटका गुफा से यानी मध्य प्रदेश से। तो ये मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में आते हैं तो यहाँ पे 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक हथियार वही हैं, पर अब क्या है, थोड़ा और धारदार हो गए। ये देख रहे हैं, थोड़ा और धारदार हो गए हैं, नुकीले हो गए हैं एक तरफ से, ये देख रहे हैं धारदार हो गए हैं, और फलक प्रदान हो गए, ये यानी ब्लेड टाइप यानी काटने लायक हथियार बनने लगे हैं। यहाँ पे चापर, चाबिंग, पेबुल हथियार वही पाए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया है, थोड़ा धारदार बनने लगा है। अब ये हथियार चार्ट, जैस्पर और फ्लिंट नामक के पत्थर से ये बनने लगे। ये हथियार कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये भी हथियार बेलन घाटी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेलन घाटी जो है इन तीनों कालखंडों में देखने को मिल रहा है। निम्न पूरा पाषाण काल में भी, मध्य पाषाण काल में भी और उच्च पूरा पाषाण काल में भी बेलन घाटी। तो लगभग मान के चलिए कि बेलन घाटी से क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ से भीमबेटका की गुफाओं से क्वेश्चन आता है, और यहाँ से आपको पूछ सकता है सिंगरौली बेसिन से या चकिया बेसिन से वाराणसी से का जो स्थान है वहाँ से पूछ सकता है। यहाँ से बेलन घाटी के मिर्जापुर, रीवा, इलाहाबाद के लोहदा नाला से, ये क्वेश्चन एक बार शायद पूछा हुआ है कि लोहदा नाला से हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र से पदड़े भदड़े नामक स्थान से भी औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, तो ये रहा हम लोग का पूरा पाषाण का जो 3 खंडों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 10,000 ईसा पूर्व से
4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल को। तो यह इस मध्य पाषाण काल का नामकरण किसने किया? तो सीएल कार्लाइल नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इस मध्य पाषाण काल नाम रखा कि यहाँ से यहाँ के बाद जो भी उत्खनन में वस्तुएं मिलेंगी, उत्खनन में उपकरण मिलेंगे, उसको मध्य पाषाण काल में रखा जाएगा, उनको मध्य पाषाण काल का माना जाएगा। तो यह है काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण का काल था। यानी कहने का मतलब है कि संक्रमण का काल था, यानी कि ये जो पूरा पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, इन दोनों के बीच का जो संक्रमण का काल है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, इसी को मध्य पाषाण काल कहा गया है यहाँ पे। तो इस बीच मानव कंकाल मिलना प्रारंभ हो गया। मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच क्या हुआ? मानव कंकाल मिलना प्रारंभ हो जाता है। इस काल के मानव पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। तो इस काल में यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि इस काल में जो मानव क्या है? पशुपालन करना, यहाँ पे जानवर देख सकते हैं, ये जानवर, तो पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। मनुष्यों द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता है। अभी ये क्वेश्चन एक जगह पूछा गया है कि मनुष्यों द्वारा सबसे पहला पाला गया जानवर कौन सा है? तो वो है कुत्ता। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग नव पाषाण काल में ही देखे थे कि छोटे और नुकीले हथियार यहाँ पे मिलना, थोड़ा और धारदार फलक प्रदान मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे तो हम लोग आ गए हैं इसमें मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में इस समय के मानव के छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल से प्राप्त हथियार सूक्ष्म लघु उपकरण, यानी इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है, और प्लस हड्डी प्लस सिंग के उपकरण प्राप्त हुए हैं यहाँ से मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से संबंधित बागार नामक स्थल से, जो बनास नदी की सहायक नदी यानी कोठारी नदी के किनारे है, वहाँ पे प्रोफेसर BN मिश्रा के द्वारा यहाँ पे खुदाई कार्य करवाया गया। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ से क्या क्या औजार उपकरण मिले हैं। तो यहाँ मोरहना पहाड़, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल से क्या क्या वस्तुएं मिली है, उपकरण मिले हुए हैं। तो मोरहना पहाड़ मिर्जापुर में है। ये आप लोग इसका यहाँ पे मिर्जापुर का इमेज देख सकते हैं, मैप। और ये मिर्जापुर में लाल गोपालगंज नामक एक स्थान है, वहीं पे मोरहना पहाड़ पे, मिर्जापुर से मोरहना पहाड़ से लेखैया, जिसकी खुदाई कार्य प्रोफेसर BD मिश्रा और GR शर्मा ने करवाया। यहाँ से 5 शिलाश्रय यानी पत्थर की गुफा मिली हुई है। और इस शिलाश्रय में शिलाश्रय संख्या 1 में जो शिलाश्रय 5 शिलाश्रय मिला है, उसमें से जो पहला शिलाश्रय संख्या 1 नंबर है, उसमें 17 मानव कंकाल मिले हैं, जिनमें अधिकांश विस्तीर्ण उतान यानी सावधान है। विस्तीर्ण सावधान का मतलब है कि फेस, उस बॉडी का फेस आसमान की तरफ है और उसके पीठ जो है पृथ्वी के पे है, तो उसी को उतान विस्तीर्ण सावधान कहते हैं, यानी उतान लेटाकर उससे मानव को दफनाया गया है। कंकाल संख्या 2, अब इसी शिलाश्रय संख्या 1 में जो 17 मानव कंकाल पाए गए हैं, इसी में 2 तथा 5 के साथ अंत्येष्टि सामग्री भी रखी है। अंत्येष्टि सामग्री का मतलब है कि वो पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो मनुष्य उस समय जीवित रहते समय जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसकी जो प्रिय वस्तु होती है और उसको उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ रख दिया जाता है। कि ऐसा है कि जब वो जीवित रहते हुए उस वस्तु का उपयोग करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मृत्यु के बाद भी उस वस्तुओं को उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए उसके साथ अंत्येष्टि सामग्री भी रख दी जाती है। तो इसी को कहा जाता है पारलौकिक जीवन में विश्वास। तो उस समय के लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, ऐसा इन कंकालों के माध्यम से पता चलता है। एक कंकाल के साथ पशु का जबड़ा यानी पशु का जबड़ा, हिरन के 2 सींग, भैंस की पसली भी पाई गई है। और दूसरा है दूसरी जगह है यानी चौपानी मांडो, यहाँ मेजा तहसील से, इलाहाबाद में मेजा तहसील है, वहाँ से चौपानी मांडो नामक स्थान है, वहाँ से 5 गोलाकार झोपड़ियाँ मिली हैं और हाथ से बने मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो संसार के प्राचीनतम मृदभांडों में शामिल है। तो यहाँ से क्या हुआ, हाथ से बने मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो कि प्राचीनतम संसार के प्राचीनतम मृदभांड में शामिल है। यहाँ पे जो रस्सी की छाप वाली मृदभांड प्राप्त हुई है,
तो जो मृदभांड है उस समय बनाते समय उस पे जो डिजाइन बनाई गई है ऐसा लगता है जैसे कि रस्सी की छाप वाली की डिजाइन बनाया गया, तो उस प्रकार की एक मृदभांड यहाँ से पाया गया है। चौपानी मांडू यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्रयागराज में मेजा तहसील है, ये मेजा तहसील है, यहीं पे मिला है ये। नेक्स्ट प्लेस है सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय से यहाँ से 11 मानव समाधियाँ मिली हैं। तो सराय नाहर राय से, प्रतापगढ़ के सराय नाहर से 11 समाधियाँ मिली हैं, जिसमें से 10 समाधियों में एक एक कंकाल हैं, ठीक है। और 11वीं में 4 मानव कंकाल हैं। कब्रें आवासीय क्षेत्रों के अंदर बनाई गई हैं। तो जहां मनुष्य उस समय के मानव रहते थे, आदि मानव रहते थे, उसी आवासीय क्षेत्रों के अंदर ही कब्रें बनाई गई हैं। यहाँ से कछुए के ऊपरी कवच के टुकड़े मिले हैं और हाथी की एक पसली भी मिली हुई है। इसी प्रतापगढ़ में यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतापगढ़ के सदर तहसील के पास में ही सराय नाहर राय है। ये तीनों साइट, प्रतापगढ़ में 3 साइड है, सराय नाहर राय, दमदमा और महदहा। नेक्स्ट पेज में महदहा का है। तो यहाँ से देखिए सराय नाहर राय से तो कछुए के ऊपरी कवच के टुकड़े मिले हैं। यहाँ से मानवीय आक्रमण या युद्ध का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। एक कंकाल के साथ में सूक्ष्म पाषाण तीर का अग्रभाग जुड़ा हुआ है, यानी पाषाण छोटा सा जो तीर होता है, किसी पत्थर का तीर बनाया गया, उसको फेंक के लग रहा है जैसे मारा गया और उसके बॉडी में जाके टूट गया है, तो वो कंकाल के साथ उस अग्रभाग को भी जुड़ा हुआ पाया गया है। यहाँ से सराय नाहर राय से दमदमा, यह भी प्रतापगढ़ में स्थान है। यहाँ से 41 सावधान के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें 5 समाधियां युगल हैं। युगल कहने का मतलब है कि एक कब्र में 2 लोग को दफनाया गया है और एक समाधि में 3 कंकाल हैं। और जानवरों के सींग के बने हुए बाणाग्रह, तीर और आभूषण प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो दमदमा, प्रतापगढ़ से। नेक्स्ट है महदहा, प्रतापगढ़ से प्राप्त क्या होता है? महदहा से बूचड़ खाने के साक्ष्य भी मिला है। आवासीय क्षेत्रों में 28 समाधियां मिली हैं, जो कि 2 में युगल समाधान है। यहाँ से 35 गर्त चूल्हे, यानी एक चूल्हे में भैंस की का सिंग भी मिला है, यानी 35 गर्त चूल्हे, यानी जो गड्ढे खोद के चूल्हे बनाए गए हैं वहां से मिला है प्रतापगढ़ के महदहा से। नेक्स्ट है आदमगढ़, मध्य प्रदेश से क्या मिला? यहाँ प्रतापगढ़ का देख सकते हैं आप लोग, प्रतापगढ़ का ये डिस्ट्रिक्ट का मैप है, यहाँ पे प्रतापगढ़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं आदमगढ़, मध्य प्रदेश। आदमगढ़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसे है ये आदमगढ़, होशंगाबाद। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले, यानी छोटे 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 बड़े ऐसे करके 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। आदमगढ़ से छिपकली की हड्डी का साक्ष्य मिला है। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से क्या मिला है? छिपकली की हड्डी का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से, यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका गुफा है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इसकी इमेज, ये बड़े वाला जो सर्कल है उसमें, यहाँ से शैल चित्र उच्च पूरा पाषाण काल से प्राप्त होते हैं, किंतु अधिकांश मध्य पाषाण काल के मिलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि शैल चित्रकारी हमें प्राप्त होती है, कहाँ से? उच्च पूरा पाषाण काल से ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अभी तो यहाँ पे हम लोग मध्य पाषाण काल देख रहे हैं। तो अधिकांश यहाँ पे जो चित्रकारी मिलती है, अधिकांश कहाँ से मिलता है? मध्य पूरा पाषाण काल से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग चलते हैं लंघनाज। लंघनाज गुजरात से क्या प्राप्त होता है? यहाँ से ये आप लोग यहाँ पे इमेज में मैप में देख सकते हैं, लंघनाज इलाका यहाँ पे गुजरात साइड में। यहाँ पे पत्थर का गदा शीर्ष, जो यानी पत्थर का गदा शीर्ष कहें तो जो आप लोग गदा देखे होंगे, गदा को नीचे का जो पार्ट होता है भारी होता है, उसमें लकड़ी या कुछ लगाया गया होता है। तो वहाँ से गदा शीर्ष मिला है जो, और हथौड़ा मिला है, तांबे का चाकू और 14 मानव कंकाल मिले हैं, जिनमें 13 पैर मोड़कर दाहिनी करवट लेकर दफनाया गया था और एक विस्तीर्ण सावधान, यानी कि 13 लोगों को मोड़कर दफनाया गया है, एक दाहिनी तरफ करवट लेकर, और एक में क्या है? विस्तीर्ण सावधान, यानी उतान करके उस बॉडी को दफन किया गया है। नीचे है अगला है बागौर, राजस्थान से। बागौर ये आप लोग देख सकते हैं इमेज में, ये बागौर
पश्चिम पूर्व की दिशा में लेटी वयस्क महिला का मानव कंकाल मिला है। यहाँ से सिकुड़ी हुई अवस्था में लेटाए गए 3 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। एक कंकाल के गले में 36 गुड़ियों की माला। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस स्थान से एक कंकाल के 36 गुड़ियों की माला पाई गई है, तो वह 36 गुड़ियों की माला बागौर राजस्थान से पाई गई है, जो पत्थर और हड्डी की बनी हुई है। उसमें कुछ गुड़ियाँ क्या है, पत्थर की हैं और कुछ गुड़ियाँ हड्डी की बनी हुई है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा। आंध्र प्रदेश ये देख रहे हैं आप लोग, दक्षिण का इलाका है। यहाँ से भी मध्य पाषाण स्थल मिले हैं। नागार्जुन कोंडा और रेणुगुंटा गिदलूर से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल के। तो इस प्रकार हम लोगों ने मध्य पाषाण काल को देखा, जिसका कालखंड था 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की हम लोग बात करें तो इसका नामकरण किसने किया, तो जॉन लुबाक नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने इसको नवपाषाण काल नाम दिया। और इसी इसको पाषाण काल में, इस मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। और इस काल अवधि में 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल में पॉलिशदार उपकरण इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे पॉलिशदार उपकरण हम लोग देखे थे कि मध्य पाषाण काल में ही उपकरण शुरू हो जाता है। वहाँ उच्च पूरा पाषाण काल में ही यहाँ पे देख रहे थे कि पॉलिशदार पत्थर यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ा हथियार वही पर अब थोड़ा और धारदार फलक प्रदान चापर चाबिंग पेबुल है। ये उपकरण चर्ट और जस्पर फ्लिंट के बने होते थे। तो यहाँ पे 9 पूरा पाषाण काल तक आते आते क्या है, पॉलिशदार और उपकरण इस्तेमाल करना शुरू हो गया। इस काल में मानव अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा। यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये लोग पत्थर को काट के गुफा बना के और वहाँ पे अस्थायी, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे लग रही है कोई फैमिली का गुट है, यहाँ पे रह रहा है फैमिली बना के। इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो इस समय क्या हुआ, मनुष्य ने कृषि भी करना प्रारंभ कर दिया था नवपाषाण काल तक, यानी 4,000 ईसा पूर्व तक। और साथ में विधिवत पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे पशुपालन भी करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। पर्याप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था इस समय हो गई थी। ऐसा कौन कहता है, गार्डन चाइल्ड नामक एक विद्वान है, उन्होंने ऐसा कहा है कि नवपाषाण काल क्या है, प्राप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था हो गई थी। नवपाषाण काल का पहला उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार आया है कि सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नवपाषाण काल उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह टोंस नदी घाटी से मिला है। 1860 में लेमन सूरियर ने उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था। तो ये आप लोग इस फैक्ट को याद करिएगा, याद रखिएगा। 1860 में लेमन सूरियर ने उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से सर्वप्रथम नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त किया था। तो ये आप लोग यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, जो कि एक अस्थाई निवास बनाकर लोग रहने लगे थे उस समय नवपाषाण काल तक आते आते। दूसरा है मेहरगढ़ बलूचिस्तान। ये आप लोग मेहरगढ़ बलूचिस्तान का स्थान देख सकते हैं, यह इस वाले इमेज में देख सकते हैं जो सर्कल किया हुआ है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान को रोटी का टोकरा कहा जाता है उस समय। यहाँ से गेहूं और जौ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, गेहूं और जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो वो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। भैंस का पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ से। फसल काटने का हार्वेस्टर हसिया प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो वो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। ये देख रहे हैं हसिया, जो धान और गेहूं काटने वाला या कुछ भी हार्वेस्टर होता है, उसको ये प्राप्त हुआ है कहाँ से, मेहरगढ़ से। ये बुर्ज होम से भी ये प्राप्त हुआ है। अनाज के कोष्ठागार, यानी जो अनाज अब हो रहे हैं, जो हार्वेस्टिंग हो रही है अनाजों की, तो उसको रखने के लिए कोष्ठागार बनाए गए हैं। तो यहाँ से कहाँ से मिल रहा है, मेहरगढ़ से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, यहाँ पे अब कच्ची ईंटों के आयताकार यानी 10 बाई 10 ऐसे करके मकान बनने लगे थे, यहीं से प्राप्त होते हैं। तो ऐसा लगता है कि कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिलने से, तो यहाँ पे लगता है कि ऐसे मकान भी बनने लगे थे, पर कच्ची ईंटों के बन रहे हैं अभी इस समय, नवपाषाण काल तक आते रहते। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। तो
ये सबसे एक यूनिक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कपास की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वह है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और मेहरगढ़ कहाँ है, ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट है बुर्जहोम। बुर्जहोम को एक कुम्हार की गुफा भी कहा जाता है, यानी गुफ कराल। श्रीनगर में ये स्थान पड़ता है, यहाँ पे सर्कल हुआ देख सकते हैं आप लोग। श्रीनगर के समीप कश्मीर में बुर्जहोम गुफ कराल की खुदाई बीके थापर ने करवाई। यहाँ से स्क्रैपर, स्क्रैपर क्या होता है समझ लीजिए। स्क्रैपर क्या है, जैसे ये पत्थर है, पत्थर पे कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिसपे ऐसे जो आजकल के ब्रश देखते हो आप लोग, या रेती जानते होंगे, तो रेती टाइप में होता था, जो कि जो पत्थर जो औजार उस समय बनाए जाते थे उसको रगड़ रगड़ के पॉलिश, उसी को पॉलिश कहा जाता है, उसी को उस स्क्रैपर से पॉलिश करके उस हथियार को बनाते। तो यहाँ से बुर्जहोम से स्क्रैपर एक मिला हुआ है। हार्पून, हार्पून क्या कहते हैं, एक फेंक कर आजकल के भाला देखते हैं, उस समय के हड्डी के हार्पून या पत्थर के हार्पून थे जो फेंक करके वो जानवरों को मारते थे। इस प्रकार से वो हार्पून रहता था। ये इस प्रकार के हार्पून ये फेंक के किसी जानवरों को मारते थे। तो ये देख रहे हैं फेंक कर मारने वाला हथियार है। कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है और इस प्रकार से कई प्रकार के औजार वहाँ से प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। यहाँ पर गोल या अंडाकार निवास स्थान होते थे। गोल बुर्जहोम, यहाँ जम्मू कश्मीर के साइड देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो अंडाकार निवास स्थान बनाए जाते ताकि ऊपर बर्फ पड़े तो फिसल के नीचे चला आए, तो अंडाकार निवास स्थान यहाँ पे बनाए जाते थे। यहाँ से गर्तवास के साक्ष्य भी मिले हैं। गर्तवास क्या है, तो यहाँ पे गड्ढे खोद खोद के उसमें लोग रहते थे, तो यहाँ से गर्तवास के भी साक्ष्य मिले हैं। या तो रहते थे या कुछ सामान वगैरह अपना रखते होंगे, तो यहाँ से गर्तवास के भी साक्ष्य मिल रहे हैं बुर्जहोम से। हाथ से बना हुआ मृदभांड, यानी जो हाथ से लोग मिट्टी, घड़ा और ये सब दिया सब बनाते हैं, वो वहाँ से मिल रहा है, जिस पर चटाई की छाप मौजूद है। चटाई की छाप कहे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे चटाई की छाप वाला ये घड़ा जिस पे देख रहे हैं डिजाइन बनी हुई है चटाई की तरह, तो ये वहाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से, बुर्जहोम से। और यहाँ से हड्डियों के रूप में बाड़ाग्रह यानी तीर मिला है। बुर्जहोम से एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है। और यहाँ पे देखिए बुर्जहोम में क्या है, एक मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है। बुर्जहोम से प्राप्त ग्रे धूसर कलर के मृदभांड पर बैल की आकृति बनी हुई है। यहाँ से जानवरों की स्वतंत्र समाधियाँ भी मिली हैं। स्वतंत्र समाधियाँ कहें तो जब जानवर पालतू पालने लगे थे, मध्य पाषाण काल से ही जानवर के साक्ष्य मिलते हैं। उस समय कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया है। तो अब यहाँ पे जो जानवर इन लोगों के साथ, आदि मानव के साथ रहते थे, तो उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उनको वो दफना देते थे। तो शायद लगता है कि वही जानवरों की समाधियां हम लोग को देखने को यहाँ पे उत्खननों में मिल रही हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बुर्जहोम। अब बुर्जहोम का ही कुछ और तो पार्ट बचा हुआ है। बुर्जहोम गुफ कराल कुम्हार की गुफा। यहाँ से गेहूं, जौ, मसूर, अरहर के दाल के दाने के खेती के साक्ष्य और साथ साथ पशुपालन का साक्ष्य, सिलबट्टा, हड्डी का सुई और कुंडलित शीर्ष। कुंडलित शीर्ष यानी कैप वाली, यानी कहें तो ऐसे इस प्रकार की पिन मिली है जिसमें यहाँ पे ऊपर उसके क्या लगा हुआ है, पिन, ऐसे कुंडली जैसे आजकल ऑफिसों में देखते होंगे एक पिन आती है, तो फाइलों में पेजों को टैग करके रखा जाता है, उस प्रकार की पिन मिली हुई है। वो भी तांबे की एक पिन भी प्राप्त हुई है। और यहाँ पे तांबे की कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पाषाण काल, नव पाषाण काल क्या है, इसकी काल अवधि 4000 से 1000 ईसा पूर्व देखी जा रही है, और ताम्र पाषाण काल की 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक की देखी जा रही है। तो इस समय तक आते आते तांबे का यूज होने लगा था। तो ऐसा नहीं है कि 3500 लिखा एकदम 3500 शताब्दी में आके तांबे का प्रयोग होने लगा था, नहीं, ये चेंजेस आते आते यानी थोड़ा सा पहले से हुआ तो यहाँ से मिल गया। इस कालखंड को अध्ययन की दृष्टि से डिवाइड किया गया है, ना कि ऐसे अचानक से 3500 ईस्वी में आते हुए नव पाषाण काल हो गया और मध्य पाषाण काल यहाँ से यहाँ तक 40 से 10 ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे चेंजेस आते आते ही चेंजेस आता है। अब देखते हैं बेलन घाटी क्षेत्र, जो इलाहाबाद और मिर्जापुर रीवा का क्षेत्र है। ये बेलन घाटी क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से इनमें इलाहाबाद के कोल्डियावा से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त
हुआ था, यहाँ पे हुआ था, लेकिन अभी जो एक खुदाई में प्राप्त हुआ है, किंतु वर्तमान में लौरा देवा संत कबीर नगर, यहाँ पे यहीं पे संत कबीर नगर यूपी में ही जिले से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हाथ से बने मृदभांड और धान की भूसी क्या कोल्डीवा से ही मिली है। तो आप लोग ये यूपी पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, तो वहाँ पे कोल्डीवा और लौरा देवा दोनों ऑप्शन दिया था, लेकिन आयोग ने क्या बोला, ऑप्शन सही माना है लौरा देवा। तो अब नेक्स्ट कभी यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में ऐसा आता है तो आप लोग लौरा देवा ही लगाइएगा, अन्यथा कोल्डीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है महागड़ा। महागड़ा ये विंध्य क्षेत्र में है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग इमेज में, विंध्य क्षेत्र में जो मिर्जापुर का इलाका। महागड़ा से गोलाकार झोपड़ियाँ जानवरों के हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे आवास, गोलाकार झोपड़ियाँ, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, 2 घरों के साझा चूल्हे और अनाज रखने के कोष्ठागार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से ये चीजें प्राप्त हुई हैं। चिरांद, चिरांद देखें तो बिहार में है, ये चिरांद का इलाका है, ये चिरांद बिहार में। चिरांद में खुदाई कार्य बीपी सिन्हा ने करवाया। चिरांद से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, विशेषकर हिरन के सींग के उपकरण प्राप्त होते हैं। धान की खेती का साक्ष्य भी यहाँ से चिरांद से प्राप्त होता है। रोटी रखने के बर्तन भी मिले हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि रोटी बर्तन रखने के बर्तन कहाँ से मिले हैं, तो वो बिहार के चिरांद से मिले हैं। आप छोटे छोटे कुछ और जगहों से उपकरण मिले हैं, उसको देख लेते हैं। बरहौडी, ये भी कहाँ है, बिहार में है। यहाँ से स्लेटी और काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। कुच्चूर उड़ीसा से, उड़ीसा के मयूरभंज से के क्षेत्र से कुचई संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इनमें पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक के पास उत्खनन यहाँ पे मार्टिन व्हीलर ने करवाया। मार्टिन व्हीलर ने यहाँ से अश्वम परशु प्रकार उपकरण प्राप्त किए हैं। कर्नाटक में ही हुसंगी, हुल्लूर, बिल्लारी महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ के लोगों ने रागी की खेती प्रारंभ की। आंध्र प्रदेश में कुरनूल गुफा, उतनूर गुफा महत्वपूर्ण स्थल हैं। दक्कन में पशुपालन के कारण ऐसे टीले प्राप्त होते हैं जो जानवरों के बांधे जाने के स्थान को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश का इलाका है। और नॉर्थ ईस्ट में असम के दोआजी हेडिंग से 1000 ईसा पूर्व में नवपाषाणिक संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त होता है। और नेक्स्ट तो यहाँ तक हम लोग ने देखा नवपाषाण काल। यहाँ पे सारे जो फैक्ट्स थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल, जिसकी कालावधि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल के कुछ समय के बाद ही ताम्रपाषाण काल युग शुरू हो गई। इसकी काल अवधि 3500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल अवधि में ही 2600 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ताम्रपाषाणी काल भी इसी में आ गया और 2600 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चेंजेस देख रहे हैं, चेंजेस ये नवपाषाण काल में ताम्रपाषाण काल भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। अब ताम्रपाषाण काल में यहाँ पे वृहद रूप में तांबे की वस्तुएं, धातु यूज होंगी और इसी में धीरे धीरे आगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य भी प्राप्त होने लगेंगे। तो इस ताम्रपाषाण काल में इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थर के साथ तांबे के उपकरण का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। सामान्य रूप से तांबा क्या होता है कि नवपाषाणिक स्थल जहां तांबा और पत्थर दोनों की प्राप्ति हो ताम्रपाषाण काल कहलाता है। और ये ताम्रपाषाण काल की कुछ संस्कृतियां हैं, जैसे जोरवे संस्कृति हो गई, नियोलिथिक कल्चर हो गया, यहाँ पे ऑर्चर कलर पोएट्री हो जाए, ओसीपी हो गया, यहाँ पे कायथा संस्कृति देख सकते हैं, मालवा संस्कृति देख सकते हैं, यहाँ पे आहार संस्कृति देख सकते हैं। तो इस प्रकार की संस्कृतियाँ यहाँ पे अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे चारलोथिक कल्चर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस यहाँ पे ताम्रपाषाणकालीन बस्तियाँ थी।
अब इस प्रकार हम लोगों ने इसमें पाषाण काल में सारे टॉपिक्स को इसके देख लिया, जिसमें हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल देखा और इसके पूरा पाषाण काल में इसके तीनों पार्ट्स को देखे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इन सब का जो एक निचोड़ क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला, तो वो है कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो वो है तांबा। और सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की है, तो सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खेती की, तो जौ और गेहूं की। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपीपीसीएस या बीपीएससी में पूछा हुआ है। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मनुष्य ने पहली कृषि मेहरगढ़ के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में ही मनुष्य के पहली कृषि का साक्ष्य मिलता है। बुर्जहोम कश्मीर में, यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बना के, यानी गर्तवास वहां से बुर्जहोम से मिला है, रहता था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। तो यहाँ पे बुर्जहोम आप लोग देख सकते हैं, ये है बुर्जहोम, जहाँ अभी आप लोग को पढ़ा है बुर्जहोम से क्या हो, यहाँ पे हड्डी के रूप में बाड़ाग्रह मिल रहे हैं और यहीं से बुर्जहोम से ही कुत्ते के साथ कब्र में मालिक के साथ कुत्ता दफनाया गया है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से मालिक के साथ कुत्ते का दफन कराने का साक्ष्य मिला है, तो वो है बुर्जहोम कश्मीर। कोल्डियावा, उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद के कोल्डियावा से चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अभी वहां पे आप लोग को कोल्डियावा भी दिखाए थे, जो कि प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला था कोल्डियावा से, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मेहरगढ़ ये है और कोल्डियावा से कृषि करना प्रारंभ हो गया था, यहीं पे हम लोगों ने देखा था कोल्डियावा से प्राप्त हुआ था प्राचीनतम साक्ष्य। तो अब इसमें क्या है, कोई अब किंतु वर्तमान में लहुरा देवा संत कबीर नगर जिसे चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो अब जो एक बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था और वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था कोल्डियावा भी और लहुरा देवा, यूपीपीसीएस ने लहुरा देवा को सही आंसर माना है। तो हम लोग को अभी यूपीपीसीएस के हिसाब से, आयोग के हिसाब से लहुरा देवा को मान के चलना है। तो सबसे प्राचीनतम चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लहुरा देवा से। भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका की गुफा में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रकारी का प्रमाण मिला है। तो ये भीमबेटका की गुफा देख सकते हैं और भीमबेटका की यही गुफा में यहाँ पे शैल चित्रकारी सबसे पहले देखने को मिलती है, यानी पत्थरों को काट काट के उस पर चित्र बनाया गया है। तो ये आप लोग चित्र देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग के पाषाण काल का टॉपिक समाप्त होता है और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कल के आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वैदिक सभ्यता देखेंगे, उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और उसके बाद 16 महाजनपद देखेंगे। 16 महाजनपद के बाद उसमें मगध के उत्कर्ष के साथ साथ मौर्योत्तर काल देखेंगे और विदेशी आक्रमण जैसे सिकंदर का आक्रमण, ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, ये सब देखते हुए हम लोग गुप्तोत्तर काल होते हुए, संगम काल होते हुए मध्यकालीन भारत में इंटर कर जाएंगे, जिसमें अरबों का आक्रमण देखेंगे। उसके बाद बाबर का आक्रमण देखेंगे 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण मुगल आके यहीं पे भारत में रुक जाते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं आके अंग्रेज। अब उसमें अंग्रेजों का यूरोपियों का आगमन देखेंगे। यूरोपियों का आगमन के बाद जब भारत से अंग्रेज जाते हैं तो उसी समय राष्ट्रीय आंदोलन चलता है। तो उस राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग एक अलग से वीडियो देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने पिछली वीडियो भी नहीं देखी होगी तो उसको जाके देख लीजिएगा, उसमें मानव की उत्पत्ति से संबंधित टॉपिक पे चर्चा किया गया है और इस वीडियो में पाषाण काल पे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।